दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अक्सर हमारे क्रॉच एरिया को स्मेल क्यों करते रहते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि जुगनुओं में लाइट कहां से आती है? अच्छा, सुपर कंप्यूटर्स किस काम आते हैं, इसका तो आइडिया होगा, क्या नहीं है? इसीलिए तो हर शुक्रवार आता हूं मैं आपको कुछ ऐसा बताने जो बना दे आपको और भी कमाल का। तो चिपके रहिएगा अगले 10 मिनटों के लिए अपने कुर्सी या फिर सोफे से। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बचपन में बरसात की शामों में इन टिमटिमाते जुगनुओं को इधर उधर उड़ते देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन जुगनुओं या फिर फायरफ्लाइज में ये प्रकाश कहां से आता है? क्या ये छोटे कीट अपनी पीठ पर एक बैटरी लेकर उड़ते हैं? नहीं दोस्तों, ये किसी बैटरी का कमाल नहीं है, बल्कि ये लाइट बनती है जुगनुओं के पेट में होने वाली एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। दरअसल जुगनुओं जैसे कीट पतंगों में सांस लेने के लिए स्तनधारी जानवरों की तरह फेफड़े नहीं होते, बल्कि इनके शरीर की बाहरी तरफ बारीक नलिकाओं का एक जाल सा होता है, जिन्हें ट्रैकियोल्स कहते हैं। यही ट्रैकियोल्स इन जुगनुओं के शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं, और जब ये ऑक्सीजन कीट के शरीर में मौजूद कैल्शियम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ल्यूसीफेरिन एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तब ये लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसे जीव विज्ञान की दुनिया में बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। दोस्तों, ये रोशनी इनके पेट के निचले हिस्से में बनती है और पीले, हरे या हल्के लाल रंग में से किसी भी रंग की हो सकती है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि जीवों की लगभग 1000 प्रजातियां रोशनी पैदा करती हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियां और केकड़े भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति इंसानों से कई गुना अच्छी होती है, लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि डॉग्स अक्सर हमारे क्रॉच एरिया को सूंघते नजर आते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको कोई आइडिया है? अगर नहीं तो बता दूं कि जब एक कुत्ता आपके क्रॉच एरिया को सूंघता है तो वो आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटा रहा होता है। वो आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ जान लेता है, जैसे कि क्या आपको कैंसर, डायबिटीज या फिर किडनी की कोई बीमारी तो नहीं। इसके अलावा वो आपके बॉडी फ्लूइड्स को सूंघकर ये भी जान लेता है कि आप युवावस्था में हैं या फिर एक बुजुर्ग हैं। ऐसे ही आपकी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के बाद ही एक कुत्ता ये तय करता है कि आप दुश्मन हैं या दोस्त। साथ ही दोस्तों, हम इंसान ये सोचते हैं कि कुत्ते हमारे प्राइवेट पार्ट्स को सूंघ रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसका कुछ मतलब नहीं कि क्रॉच आपका प्राइवेट पार्ट है। ये तो उनका कुदरती व्यवहार है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी महिलाओं के पास आते ही कुत्ते उत्तेजित हो जाते हैं। उसका कारण भी यही गंध होती है जो उन्हें आती है। कुदरती तौर पर भी ये गंध इसीलिए बनती है। बहरहाल, आप जब भी किसी नए कुत्ते के पास जाएं तो शांति से ही उसके साथ घुले मिले, और अगर वो आपको सूंघे तो शर्म ना करें, क्योंकि उनकी ये हरकत मजेदार या शर्मनाक नहीं बल्कि स्वाभाविक है और इंसान के सबसे अच्छे दोस्त की एक अविश्वसनीय क्षमता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 2/3 सुपर कंप्यूटर सिर्फ चीन और अमेरिका में हैं। लेकिन ये नहीं बताया था कि सुपर कंप्यूटर्स आखिर आते किस काम है। तो क्या आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं और ये करते क्या हैं? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि सुपर कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड बाकी सभी नॉर्मल कंप्यूटर्स के मुकाबले हजारों गुना तेज होती है। ये ना सिर्फ आकार में बेहद बड़े होते हैं, बल्कि इसका काम करने का तरीका भी एक नॉर्मल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर काम करने वाले ये सुपर कंप्यूटर्स बेहद बड़े डेटाबेसेस को हैंडल कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि इनका ज्यादातर इस्तेमाल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ही होता है। बड़े और कॉम्प्लेक्स काम जैसे वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि मौसम का अनुमान लगाना, जीन सिंथेसिस और मैथमेटिकल मॉडलिंग जैसी चीजों में इन सुपर कंप्यूटर्स ने क्रांति ला दी है। जो कैलकुलेशंस वैज्ञानिकों की टीम्स हफ्ते हफ्ते बैठकर किया करती थी, ये सुपर कंप्यूटर्स कुछ ही मिनटों में करके उनके सामने रख देते हैं, जिससे आगे की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना वैज्ञानिकों के लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल तूफान या फिर साइक्लोन की स्पीड मापने के लिए, स्पेस की पहेलियों को सुलझाने के लिए, कोड ब्रेक करने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को समझने के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च में और क्लाइमेट चेंज की डिग्री को कैलकुलेट करने जैसे बेहद जटिल कामों में भी होता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए कि ये सुपर कंप्यूटर्स किस काम आते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डैंड्रफ यानी कि बालों में रूसी से परेशान हैं? मुझे यकीन है कई होंगे, और आपने इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह की तिगड़में भी अपनाई होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डैंड्रफ आखिर होता क्यों है
अगर नहीं तो बता दूं कि डैंड्रफ इंसानी खोपड़ी की त्वचा पर एक सूखी और खुजली वाली परत होती है जो बालों की चिकनाई खत्म करके इन्हें ड्राई बना देती है। इससे बाल झड़ने लगते हैं और असमय सफेद होने की शिकायत भी होती है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि डैंड्रफ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे आम है ड्राई स्किन वाला डैंड्रफ, जो हमें सर्दियों में गर्म पानी से नहाने से होता है। इसके अलावा ऑयली डैंड्रफ अनियमित शैम्पू करने की वजह से होता है, और एक्जिमा जैसा रोग संबंधी डैंड्रफ भी होता है, जिससे हमारी स्किन पर एक खुजली वाली परत सी बन जाती है। इसीलिए दोस्तों पहले पहचान करना जरूरी है कि डैंड्रफ किस तरह का है, फिर ही उसका समाधान हो सकता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों कोरोना वायरस ने लोगों को एक दूसरे से पहले से और भी दूर कर दिया है। ह्यूमन बॉडी पर इस वायरस का असर तो खतरनाक है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज और इसके सामाजिक प्रभाव से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये वायरस ऐसा है कि इंसान को हफ्तों आइसोलेशन यानी कि बिल्कुल अकेले रहना पड़ता है। लेकिन ब्राजील की कोविड वार्ड में काम करने वाली नर्सेज ने इन आइसोलेटेड कोविड पेशेंट्स को कंफर्ट करने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। ये नर्सेज 2 मेडिकल ग्लव्स में थोड़ा गर्म पानी भरकर आइसोलेटेड पेशेंट्स के हाथ पर बांध देती हैं, जो ह्यूमन कांटेक्ट को साइमुलेट करने का एक इनोवेटिव तरीका है। और ऐसे समय पर जब ह्यूमन कांटेक्ट पॉसिबल है ही नहीं, ये हैंड्स ऑफ गॉड कई लोगों को जीने की राह दिखा रहे होंगे, मुझे यकीन है। ब्राजील हमारे देश और पूरी दुनिया में इंसानियत की सेवा में लगे इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को फैक्टिफाइड हिंदी का सैल्यूट है। आप इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम सभी ये तो जानते हैं कि इंदिरा गांधी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नेहरू की बेटी गांधी कैसे बन गई? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि इंदिरा गांधी का बर्थ नेम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। साथ ही उनका महात्मा गांधी से कोई भी ताल्लुक नहीं था, और उन्होंने गांधी सरनेम तो फिरोज गांधी नाम के एक फ्रीडम फाइटर से शादी करने के बाद लगाना शुरू किया, फिरोज जहांगीर गांधी। जी हाँ, उनके नाम के यही स्पेलिंग थे, लेकिन वो महात्मा गांधी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट से इतना इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कांग्रेस की फ्रीडम फाइटर्स की टोली को ज्वाइन कर लिया और अपने सरनेम के स्पेलिंग भी बदलकर GHANDY से GANDHI कर लिए थे। जब इंदिरा की फिरोज से शादी हुई तो उन्होंने अपने पति के सरनेम को अपना लिया और इस तरह वो इंदिरा गांधी बन गई। अब अगर आपको ये सब पता था तो आपका वक्त जाया करने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं पता था और वीडियो अभी तक आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का हर आदमी अगर इलेक्ट्रिक कार में चलने लगे तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो अभी विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहले तो इस आदमी के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना अभी है, इसकी कमाई भी कम हो जाएगी और ये भी कम कमाएगा। ऐसा कुछ देखने को कम मिलेगा और ऐसा ज्यादा, और ऐसा हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ये कम हो जाएगा और इसकी आपको आदत डालनी होगी। ये भी कम होंगे और सड़क पर कुछ ऐसा मंजर दिखने लगेगा तो बंदूक क्या समझे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपने विटनी ह्यूस्टन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो बता दूं कि ये अमेरिकन सिंगर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जिसने दुनिया भर में 20 करोड़ से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स बेचे हैं। यही नहीं, विटनी ने अपने लाइफ टाइम में 8 ग्रैमी अवार्ड, 14 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड और 15 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 49 साल की उम्र में इस महान आर्टिस्ट की मौत कैसे हुई? दोस्तों विटनी की लाश मिली थी एक होटल के बाथटब में, जिसमें डूबने के कारण वो चल बसी और मरते वक्त उनके हाथों में एक चम्मच था कोकेन से भरा हुआ। यही नहीं, जो विटनी अपनी जवानी में अपनी आवाज के दम पर लोगों को रुला और हंसा सकती थी, अपने आखिरी दिनों में वो ढंग से गा भी नहीं पाती थी। उनकी एटॉप्सी से पता चला कि वो एम्फेसीमा से ग्रसित थी, और ये लंग्स की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप लंबी सांस नहीं ले पाते। और दोस्तों इस सब के पीछे का कारण था विटनी ह्यूस्टन को लगी नशे की लत। इतनी सक्सेसफुल आर्टिस्ट का ऐसा दुखद अंत होना किसी के भी गले नहीं उतरता। लेकिन दोस्तों सफलता पाना एक बात है और उसे सही से पचाना दूसरी। तो अगर जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ बन गए हो तो भी अपने पांव जमीन पर ही रखें, क्योंकि गिरेंगे तो धड़ाम से गिरेंगे। खैर विटनी की आवाज की क्वालिटी का अंदाजा ना हो तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे देखेंगे तो हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपने हैकर ग्रुप एनोनिमस के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि हैकर्स के इस ग्रुप ने 5 साल पहले आइसलैंड की सभी सरकारी वेबसाइट्स को
सिर्फ इसलिए हैक कर लिया था क्योंकि आइसलैंड में इलीगली व्हेल्स को मारा जाता है और कमर्शियली एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इन हैकर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर को छोड़कर बाकी सभी सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया और सरकार को चेता दिया कि जिस हिसाब से आइसलैंड की कंपनीज एंडेंजर्ड और विलुप्त होने की कगार पर जा चुकी व्हेल्स का शिकार कर रही हैं, इससे वो बेहद निराश हुए हैं। और आइसलैंड की सरकार ये न समझे कि व्हेल्स बोल नहीं सकती तो आवाज उठाएगा कौन, क्योंकि एनोनिमस इन व्हेल्स की आवाज बनेगा। दोस्तों, आपको भी ये बता दूं कि व्हेलिंग के इंटरनेशनल कानून है और कमर्शियल व्हेलिंग तो इलीगल भी है। फिर भी दुनिया के 3 देश आइसलैंड, जापान और नॉर्वे में ये इनसेंसिटिव प्रैक्टिसेस आज भी धड़ल्ले से चल रही हैं। इन तीनों में से आइसलैंड सबसे ज्यादा व्हेल्स को मारता है, जिसमें से मिला ज्यादातर मीट जापान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये धंधा अरबों का है, इसीलिए तो कॉर्पोरेट और सरकारें विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी इन व्हेल्स की ज्यादा परवाह नहीं करती। और दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है पीयूष कुंजम जी ने। पीयूष अपने फैक्ट में बताते हैं कि यूपी का इलाहाबाद शहर, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इतिहास में एक दिन के लिए ही सही लेकिन भारत की राजधानी बना था। जी हाँ, ये किस्सा है सन 1858 का, जब आजादी की पहली लड़ाई के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में लेने का फैसला लिया। इस ट्रांसफर ऑफ पावर के दौरान इलाहाबाद को एक दिन के लिए देश की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद सन 1911 तक कलकत्ता और फिर दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया गया। खैर, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नई, कुछ रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।